हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन। आज हम आपके लिए बीपीएससी टीआरई 2.0 जो वैकेंसी है उसके लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस शीट लेकर आए हैं और ये आपका जो प्रैक्टिस शीट नंबर 3 है और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस होंगे। और यह जो आपको प्रैक्टिस शीट है यह भाग 3 जो आपका दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस शीट है और यहाँ पे आपको फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है आपके 71 से लेकर के 150 मतलब 71 से लेकर 150 तक के जितने भी क्वेश्चन है सभी का फुल डिटेल सॉल्यूशन भी करवाएंगे और ये जो क्लास है 6 to 8 के द्वारा की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आप देख रहे होंगे बुक का जो पीडीएफ फोटो है लगा हुआ है, ये सभी इसमें क्वेश्चन आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और एनसीईआरटी एससीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट से लिए गए हैं और इससे जो है आप देख सकते हैं ये किरण की बुक है। तो वैसे भी बिहार का पब्लिकेशन है, हमेशा से अच्छी बुक्स आती थी किरण की और उम्मीद है कि इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले, यही हमारी आशा है। आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था। ये पूछ रहा है कि जो अधिमिलन प्रपत्र था उसमें सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था। तो जो अधिमिलन प्रपत्र था उसमें सबसे पहले त्रावणकोर जो रियासत थी उन्होंने सबसे पहले त्रावणकोर का दीवान जिसने सबसे पहले हस्ताक्षर किया था अधिमिलन प्रपत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 में बात करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि दांडी यात्रा को किसके शुरुआत माना जाता है। देखिए किसकी शुरुआत माना जाता है, तो ये आपका जो दांडी यात्रा हुई थी ये मार्च 1930 से जो है स्टार्ट होती है, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है 6 अप्रैल को 1930 को खत्म होती है ये। यहाँ पे आपको इसके बाद आपका जो है सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो जो है सब इन्हें अवज्ञा के आंदोलन की जो है शुरुआत होती है इसी के दौरान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा सब इन्हें अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन में बात करेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यक्त कीजिए रखिए, ये बताना है। सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु ये बताना है पहले। इसके बाद आपका हो जाएगा अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना, कब बना। चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किया या यूएसएसआर द्वारा पहला भू उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा गया, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले अगर जो हुआ था वो था यूएसएसआर द्वारा पहला भू उपग्रह छोड़ा गया था, याद रखना है आपको। सबसे पहले में यूएसएसआर द्वारा भू उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा गया था और इसके बाद जो है दूसरा बना था अलास्का यूएसएस का, जो अलास्का था वो यूएसए का 49th स्टेट बना था, ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। फिर तीसरे में है चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और फोर्थ नंबर में आ जाएगा सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु, ये फोर्थ में आ जाएगा। ये इसका सबसे पहले डी ऑप्शन है, DBCA एकदम सही, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला, ये बताना है। जो हड़प्पा स्थल थे उनकी खुदाई में क्या नहीं मिला था। नालियां और कुएं ये तो आपको जो है मिले थे, ठीक है, नालियां और कुएं मिले थे। शिखर सहित मंदिर, तो शिखर सहित जो मंदिर है इसमें आपका ये नहीं मिला था, शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था। इसके बाद आपका धान्यागार, तो धान्यागार जो है ये भी मिला था आपको। तो 1 और 2 3 मिले थे, ये सेकंड ऑप्शन आपका नहीं मिला था, ये इसका राइट आंसर हो गया। 75 नंबर देखेंगे हम कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस
प्राकृत का प्रयोग किया था? ये बताना है आपका। तो जो अशोक थे उसने आपका एक रूपता से अर्धमागधी, शूरसेनी, मागधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको जो है मागधी, अशोक ने भी सभी अभिलेखों में एक रूपता से मागधी प्राकृत का प्रयोग किया था, मागधी प्राकृत, ये आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है स्वतंत्र भारत में पहला भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला था आंध्र प्रदेश, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 77, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? भोपाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बताना है आपको भोपाल की स्थापना किस शासक ने की थी? भोपाल की जो स्थापना करने वाले थे वो थे राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल राज्य की स्थापना की थी, भोपाल शहर की स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई थी। और राजा भोज की बात करें तो ये परमार वंश से संबंधित थे, परमार वंश से संबंधित थे राजा भोज, ठीक है। ये और इन्होंने अपनी जो राजधानी है, ये इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो ये अपनी धार को अपनी राजधानी बनाई थी, धार, धार नामक जो जगह थी उसको अपनी राजधानी बनाया था। और राजा भोज को इनकी विद्वानता के कारण इनको कविराज की उपाधि, कविराज की उपाधि भी इन्हें दी गई थी, कविराज। राजा भोज को कविराज के नाम से भी जाना जाता है इनकी विद्वता के कारण, विद्वता के कारण इन्हें जो है कविराज की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बंगाल सूबे का जो वास्तविक स्वामी बना दिया था? बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फारुखशियर का फरमान 1717, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका बक्सर की लड़ाई 1764। जब बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में हुई थी, और 1764 ईस्वी के दौरान ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामित्व बना दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके बाद 1765 में जो सहायक संधि हुई थी, इलाहाबाद की सहायक संधि हुई थी, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, इसी के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, 79 की बात करेंगे तो इसमें जो है झेलम नदी के किनारे के प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था? बितस्ता का युद्ध जो है ये किस नदी के किनारे हुआ था? ये आपका झेलम नदी के किनारे हुआ था, और किन किन शासकों के बीच हुआ था ये बताना है। तो ये आपका जो है यूनानी शासक थे, यूनानी शासक पोरस और सिकंदर, पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था ये, सिकंदर के मध्य हुआ था ये युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरस और सिकंदर। और ये कब हुआ था? ये आपका 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको याद रखना, 326 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये बताना है, आर्थिक अफवाह का सिद्धांत, भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये करने वाले थे आपके दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने भारत के आर्थिक अफवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार के जो निर्माता थे वो और कोई नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार का जो है निर्माता माना जाता है। ये क्या थे? पेशे से एक वकील थे, अब याद रखना है, वकील थे ये सच्चिदानंद सिन्हा, और सांसद और पत्रकार जो है इनको वकील, सांसद तथा पत्रकार भी कहते थे, ये पत्रकार भी थे, और इन्हीं ने जो है आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। तो उपनाम जो है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते थे? लोकनायक, आपको ऐसे बता देते हैं, लोकनायक।
इनका उपनाम था लोकनायक CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज की बात करेंगे तो इनको दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो इनको आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है सूची, एक सूची तो यहाँ पे दीन बंधु ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दीन बंधु बताया CF एंड्रूज, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। यहाँ पे हो गए खत्म। ये राजा जी यहाँ पे नहीं होगा और इसका जो राइट आंसर है ये आपको हो जाएगा T124 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत से गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। गिरमिटिया जो श्रमिक हैं उनके प्रवास के संबंध में कौन सा सही नहीं है। 19वीं सदी में हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में वृक्षारोपण, खदानों और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने गए थे। ये पहला है। सेकंड है आपका कि अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी और पश्चिमी भारत के वर्तमान क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से आए थे। ये तो एकदम सही है। अनुबंधित नेटवर्क, जिसे अक्सर मजदूरों के लिए दास्ता की नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, इसने कैरेबियन द्वीप, मॉरिशस, फिजी, सीलोन और मलाया जैसे स्थानों पर रहने वाले और काम करने वाले की सबसे दयनीय और भयानक स्थिति पाई है। ये नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या बताया है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। 19वीं सदी में जो हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में वृक्षारोपण, खदानों, सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने गए थे, तो ये तो सही है। 19वीं सदी में बहुत सारे जो भारतीय थे पूरे विश्व भर में गए थे, क्योंकि खाने के लिए उनको पैसा नहीं था, खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिससे कि वो दूसरे देशों में गए थे। ये सही है। अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी और पश्चिमी भारत के वर्तमान क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये क्षेत्रों से नहीं, पूरे भारत से गए थे, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। और अनुबंधित नेटवर्क, जिसे अक्सर मजदूरों के लिए दास्ता की नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, इसने कैरेबियन द्वीप, मॉरिशस, फिजी, सीलोन और मलाया जैसे स्थानों पर रहने और काम करने के लिए सबसे दयनीय और भयानक स्थिति पाई। एकदम सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते की बात करेंगे तो जो सत्यमेव जयते है ये आपका जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है और ये किसमें है, देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण है। ये भी आपको याद रखना है। 85 की बात करेंगे, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था, ये बताना है आपको। वो जो शुरू करने वाले थे वो थे आपके, वो शुरू किस उद्देश्य से शुरू किया था ये बताना है। तो उनका उद्देश्य था मेन, वो था ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक सुविधा नियंत्रण की सुविधा के लिए उन्होंने ये शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है ये बताना है। गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौम का परस्पर सम्मान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है पंचशील का जो सिद्धांत है इनमें से कौन सा नहीं है, ये है आपका हो जाएगा गुट निरपेक्षता। इसका जो है सिद्धांत नहीं है, इसमें आपको गुट निरपेक्षता पंचशील के सिद्धांत का हिस्सा नहीं था।
क्योंकि नेहरू की जो विदेश नीति का मूल अधिकार पंचशील सिद्धांत था और यह पंचशील का सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत था। भारत तथा तिब्बत के बीच व्यापार एवं परस्पर व्यवहार से संबंधित 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को जो है पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किया गया था। किसके द्वारा? अरे 1954 ईस्वी 1954 में 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। भारत और चीन के मध्य हुआ था ये समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? रविदास जो सभा थी उसका गठन करने वाले थे जगजीवन राम। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो 1935 में अस्पृश्यों जो अस्पृश्य थे उनके लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों को सह संबंधित कीजिए। आशुतोष संग्रहालय, तो आशुतोष संग्रहालय आपका कोलकाता में स्थित। आशुतोष संग्रहालय कोलकाता। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये आपका स्थित है मुंबई में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। और इसके बाद कोलिको संग्रहालय की बात करेंगे, ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। कोलिको संग्रहालय अहमदाबाद। फिर इसके बाद राजा केलकर संग्रहालय, ये आपका पुणे में स्थित है। राजा केलकर संग्रहालय पुणे में स्थित है। यहाँ पे मुंबई में आशुतोष अभी बताया, अहमदाबाद में आपका स्थित है कोलिको संग्रहालय और राजा केलकर जो है पुणे में, और कोलकाता में है आपका आशुतोष यहाँ पे आशुतोष संग्रहालय। और मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स, यहाँ पे आशुतोष है, यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए जो दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये सही है, इसको सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला हुआ था। और अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, जो अछूत थे वो स्वराज की अवधारणा जो थी उससे प्रभावित नहीं थे, ये बताना है। तो ये एकदम सही थे, जो अछूत थे उनको स्वराज की अवधारणा क्या थी उनसे प्रभावित नहीं थे। इसमें ए और आर दोनों सही हैं, और इसीलिए क्या है, इसीलिए इसका जो सभी वर्गों को समर्थन नहीं प्राप्त हो पाया। तो ए और आर दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव अर्थात ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है प्राचीन संस्कृति जो है और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण आपका जो है ये मिलता है पत्थर। सिंधु घाटी की जो सभ्यता प्राचीन संस्कृति में पत्थर, पेड़ और पशु इन सभी से इसकी पूजा का प्रमाण मिलता है, ये आपको याद रखिए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शास्त्रीय नृत्य कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, इसमें बताना है। ये जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य का रूप है। कथक जो है शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। फिर शास्त्रीय नृत्यों से 8 मान्य रूप हैं, तो शास्त्रीय नृत्य के जो है 8 मान्य रूप हैं, एकदम सही है, यही इसका राइट आंसर होगा। जो है शास्त्रीय नृत्य जो है 8 हो गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से हो गए हैं यहाँ पे हम बता देते हैं, कौन कौन से हैं शास्त्रीय नृत्य के 8 रूप। भरतनाट्यम है पहला, भरतनाट्यम। ये सेकंड है आपका जो है ये कथक है। अगर बोले तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक जो है आपका ये उत्तर भारत का है, मेनली उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका जो है कथकली।
ये है आपका केरल का। चौथे नंबर पे आता है जो है ये है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम और ये भी आपका केरल का है। पांचवा आपका देख लेंगे, पांचवा है आपका मणिपुरी। मणिपुरी। छठवां है आपका जो है ओडिसी। मणिपुरी मणिपुर में, ओडिसी आपका उड़ीसा में होता है। और सातवां बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। ये होता है आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। आठवीं की बात करेंगे, ये हो जाएगा सत्रिया। यह भी नया डांस है, मतलब नया ऐड हुआ है। ये है आपका आसाम में। सत्रिया है आपका आसाम में, ये आपको याद रखना है। ये आपके 8 जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था? यह मानकर के उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। किंग्सफोर्ड बैठे हैं, ये किसने सोच करके फेंका था? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, में से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। जो प्रफुल्ल खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने यह मानकर के गाड़ी पर बम फेंका था कि ये मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश हैं किंग्सफोर्ड, वो बैठे हुए हैं। यही इसका राइट आंसर है। और ये कब की घटना है? यह जो है आपकी 30 अप्रैल 1908 की ईस्वी, 1908 ईस्वी की घटना है। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ये आपको बताना 1813 का चार्टर अधिनियम था। तो कौन सा प्रावधान नहीं था? यही आपका नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वाणिज्यिक अधिकार है, ये जो है समाप्त कर दिया गया था, ये इसमें नहीं था। और इस अधिनियम में क्या क्या थे? इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। एकदम सही। कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5% प्रति वर्ष तय किया गया था। एकदम सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 94, 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये जो है आपका किया गया था लॉर्ड मैकाले। जो लॉर्ड मैकाले थे, इनकी अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन किया गया था। और इसके द्वारा जो है 1833 के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, फिर क्या कहने लगा? वो भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल पहले वो बिहार वो बंगाल का था, फिर इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूला करते थे, उसे क्या कहते हैं? जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते हैं? ये है आपका तो बलि, विदत, वर्मन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे हम कहते थे अब बलि। बलि नाम का कर होता था, उसे बलि कहते थे। और ये कहाँ वर्णित है? ये ऋग्वेद। ऋग्वेद में बलि नामक कर का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका प्रयोग जो भेंट तथा देवताओं को जो भेंट देना या देवताओं को चढ़ावा के अर्थ में किया गया है। और यह स्पष्ट नहीं है कि प्रजा स्वेच्छा से राजा को देते थे, ये भी आपको याद रखना है। बलि अन्न के रूप में भी लिया जाता था। जो अन्न है, अनाज है, उसके रूप में भी लिया जाता था। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल में नियमित कर बलि का रूप प्राप्त कर लिया गया। जो उत्तर वैदिक काल में वैदिक जो काल था उसमें जो है बलि नामक कर नियमित हो गया था, वो निश्चित हो गया था, एक तरह से नियमित कर दिया गया था। ये इसका राइट आंसर हो गया। बलि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? वो थी आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है आपके भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी।
और इन्होंने 1925 का जो अधिवेशन हुआ था इसमें उन्होंने भाग लिया था। 1925 के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था और यह तो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इन्होंने जो है अगर देखा जाए तो एनी बेसेंट के बाद जो दूसरी महिला थी वो सरोजनी नायडू भी थी। और इन्होंने एनी बेसेंट की बात करें, एनी बेसेंट ये पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट ने 1917 में इसकी अध्यक्षता की थी, तो कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97। नौपाषाण स्थल बुर्ज होम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, यह बताना है कौन से कथन सही नहीं है। यह कश्मीर घाटी में स्थित है। फिर इसके बाद बुर्ज होम में रहने वाले लोगों ने कृषि गतिविधियां अपना ली थी और यह पशुओं को पालतू बनाना सीख गए थे, ऐसा नहीं, ये गलत था। बुर्ज होम में विभिन्न प्रकार के हड्डी के औजारों की खोज हुई थी, एकदम सही। और यह बुर्ज होम जो है कश्मीर घाटी में स्थित है, यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2 ऑप्शन हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत की बात की गई है, 98 नंबर क्वेश्चन है आपका। और दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर आप क्लास देख रहे हैं इतना ध्यान से तो उम्मीद है आपको अपने एग्जाम के लिए बेहद तैयारी और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा भी हौसला बना रहे। और चैनल को जो वीडियो है उसको शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे द्वारा जितनी वीडियो अगली वीडियो आएगी आपको मिल सके। क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चहलगानी शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। चहलगानी यह सल्तनत प्रशासन में प्रमुख पदों के कायम 40 तुर्की प्रमुखों के एक समूह को दर्शाता है। तो ये तो आपका एकदम जो क्या है सही है, ये आपका सही है। इल्तुतमिश के बाद चहलगानी अन्य ममलूक सुल्तानों के लिए एक समस्या बन गई, ऐसा कुछ नहीं था। ये भी जो है ये कौन सा पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। मतलब बाद में जो था वो उसमें अन्य सुल्तान थे उससे इससे थोड़ा नाराज हो चुके थे और खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान इसे निर्दयता पूर्वक भंग कर दिया गया। नहीं, खिलजी वंश के शासक के द्वारा नहीं ये भंग किया गया था, ये जो है भंग किया गया था। इसकी बात करेंगे तो ये जो आपका भंग किया गया था इसमें आपको जो शासक थे वो बलबन ने इसको भंग किया था। बलबन के द्वारा इसको तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान, 90 नंबर क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खान के संबंध में कौन से कथन सही है। सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के दृढ़ समर्थक थे क्योंकि उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने के लिए इसे एक साधन के रूप में देखा। दूसरा है आपका उन्होंने मुस्लिमों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित किया। तो कौन सा सही है, तो जो सही है वो है आपका यही, उन्होंने मुस्लिमों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित किया था, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 उस समय तक लागू संसद का सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिनियम था। इस अधिनियम यहाँ पे अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ऐसे तो वो है साइमन कमीशन के अनुशंसाओं के आधार पर पारित। दूसरा है आपका जो है दूसरे की बात करेंगे तो यह है आपका अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना। यह अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया था। तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को शुरू नहीं किया था, यह गलत हो जाएगा। केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया था, प्रांतों में खत्म कर दिया था, यह एक राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। वो करने वाला है मिजोरम, मेघालय या मणिपुर, क्योंकि में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। वो है आपका मेघालय। जो मेघालय है ये आपका मेघालय में कोयला, चूना पत्थर और सिलिमेनाइट, लौह अयस्क यूरेनियम आदि जैसे समृद्ध खनिज संशोधन है।
पहले कोयला राज्य में खनन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण वस्तु थी। जो कोयला है वो खनन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण वस्तु थी, लेकिन चूना पत्थर वर्तमान भी लोगों के लिए व्यापार का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल आया ना, सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले बृहस्पति है, तो जिनमें जिनमें बृहस्पति नहीं है वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। बृहस्पति, फिर क्या हो जाएगा शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका वो हो जाएगा यही बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट आपका वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की ऊंचाई की सतह बढ़ जाती है वो है आपकी अपक्षय वेदरिंग। ये अपक्षय के द्वारा ही पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है। 104 नंबर, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण ध्रुवों पर त्वरण की, विषुवत रेखा पर जो गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों की त्वरण की अपेक्षा कम हो जाता है। एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ये बताना है। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो नहर प्रणाली है तो किससे बिहार में सिंचित होती है, बिहार क्षेत्र किससे सिंचित होता है ये बताना है। वो है आपके त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर जो है आपकी, ये बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक होती है, जो राज्य के चंपारण जिले में, चंपारण जो जिला है, चंपारण जिले में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर, 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। ये आपको याद रखना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के अमेजन द्रोणी अर्थात बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है, तो वो है आपके सेल्वा। ऐसे वनों को हम सेल्वा कहते हैं, सेल्वा, यही इसका राइट आंसर है। सेल्वा वनों होते हैं ऐसे वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे, पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पटना है, पटना जो है सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सबसे अधिक जो है उत्तरी अक्षांश पर स्थित जो है वो है आपका पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद आपको उच्च तापमान और भारी वर्षा की, अगर हाई टेम्परेचर है और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। एकदम सही है ये। जहाँ पे ज्यादा तापमान होगा वहां पे भारी वर्षा भी होती है, जिससे लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है दोनों सही है, और कथन 1-2 के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, ये बताना है। सहकारी खेती, अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत विभाजन और विखंडन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है हो जाएगा सहकारी खेती। सहकारी खेती भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, जबकि अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता ये है, जोत विभाजन और विखंडन ये भी है, और इनमें ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी खेती। नेक्स्ट आपका भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो भारतीय मानसून जो है इसके बारे में बात करेंगे तो ये तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बनना, जो तिब्बती पठार है आपका उसमें उच्च दाब का बनना, इसको भारतीय मानसून को समझने के बारे में सही नहीं है।
111 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है दीर्घवृत्ताकार है। वो करने वाले थे केपलर, गैलीलियो, न्यूटन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है ऐसा बताए थे वो थे आपके केपलर। केपलर के जो ग्रहित कक्षा के नियम के जो सिद्धांत हैं, केपलर के ग्रहित नियम हैं, उन्हीं के द्वारा उन्होंने बताया था कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वो कैसा है, दीर्घवृत्ताकार। इन्होंने ही बताया था कि जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं, प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है दीर्घवृत्ताकार पथ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 112 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है? कौन सा समुद्री बंदरगाहों के संबंध में सही नहीं है? विशाखापत्तनम सबसे गहरा भूमि बंद और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह है। इसके बाद आपका जो है चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। मुंबई विशाल प्राकृतिक और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इनमें से कोई ये भी नहीं है। और चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, ये सही है। चेन्नई आपका अंतर्देशीय बंदरगाह है। तो विशाखापत्तनम सबसे गहरा है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी होती है? वो है आपकी गेहूं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी सबसे मतलब वहां की सबसे जरूरतमंद फसल होती है वो है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए जो मुख्य रूप से कोयला उत्पादन होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट की बात करेंगे, ये एंथ्रेसाइट कोयला का उपयोग किया जाता है तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए। इसमें कार्बन का अंश अधिकतम जो सबसे अधिक होता है 90%। इसमें एंथ्रेसाइट में जो कोयला होता है वो 90% तक पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 115 नंबर। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के जो डेल्टाओं के बीच स्थित है वो है आपके कौन सी झील है? कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखना है। और ये एलुरु शहर के पास गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच जो है डेल्टा, ये कृष्णा हो गई और ये गोदावरी हो गई, इन दोनों के बीच ये डेल्टा का निर्माण करती है, ये आपको याद रखना है। और ये भारत के रामसर स्थलों में से एक है। तब कोलुरु जो झील है वो रामसर स्थल भी है, रामसर स्थल भी है आपको, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर। यदि भारत में केंद्रीय विद्यालयों के खुलने का समय सुबह 7:30 बजे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा, ये बताना है। तो जो है 7:30 बजे आपका जो है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसमें सुबह 7 बजे आपका विद्यालय खुलता है, तो 54 डिग्री पूर्व में। तो यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 54 डिग्री पूर्व में है ये, और पूरे देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्व देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा, ये बताना है। तो ये होने वाला है आपका, ये हो जाएगा 94 माइनस 72, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है। तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर से 72 डिग्री पूर्वी देशांतर माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा जो है, और यहाँ पे 72 नहीं, यहाँ पे 82.5 डिग्री जो है माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, बचेगा 11 सही 1/2 अर्थात 11.5 डिग्री। यही जो है हो जाएगा 23/2 अर्थात हो जाएगा ये। और 1 मिनट में कितने होते हैं? 4। एक अंश में जो है 4 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो 2 दुनाई 4 हो जाएगा, 23 दुनाई 46 मिनट। टोटल हमारा जो है 46 मिनट होगा इसका। और इसमें जो है
7 30 में 46, 7 30 में जो हम 46 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 16, 8 बज के 16 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वाह्न से 6:48 पूर्वाह्न, 30 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को फुट लूज उद्योग कहा जाता है? फुट लूज उद्योग किसको कहा जाता है? किस उद्योग को? लोहा इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो है निम्नलिखित में से किस उद्योग को फुट लूज उद्योग के नाम से जाना जाता है? वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग को फुट लूज उद्योग भी कहा जाता है और यह उद्योग छोटी श्रम क्षमता के आधार पर छोटे स्तर पर किया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन है आपका, नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है आपका प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है, क्योंकि यह जो है प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है इसलिए यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। देश और स्थानीय पवन, कौन सी देश में कौन से स्थानीय पवन है ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में है आपके बिली बिली, ऑस्ट्रेलिया की है बिली बिलीज। चीन की है आपके, तो चीन की बात करेंगे ये है आप टाइफून, चीन का स्थानीय पवन है टाइफून। फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस का है आपका हरिकेन, सॉरी फ्रांस का जो मिस्ट्रल, मिस्ट्रल फ्रांस की जो स्थानीय पवन है मिस्ट्रल। और वेस्ट इंडीज के प्रभंजन अर्थात हरिकेन, वेस्ट इंडीज के प्रभंजन इसी को हरिकेन बोलते हैं। तो A2B3, A2B3 यही इसका राइट आंसर है पहला ही। नेक्स्ट है आपका वूलर झील, वूलर झील, हरिकेन और सांबर झील और कीबुल लामजाओ में सामान्य कारक क्या है ये बताना है आपको। तो वूलर झील और हरिकेन, सांबर झील और केबुल लामजाओ में सामान्य कारक आपको आर्द्रभूमि। ये सभी कैसी हैं झीलें हैं? ये सभी आर्द्रभूमि झीलें हैं जिन्हें रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इन्हें रामसर स्थल भी कहा जाता है, रामसर स्थल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है और यही इनका मेन कारण है, सामान्य कारक। नेक्स्ट है 121 नंबर, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, भूमंडलीय जो जलवायु परिवर्तन है इसका मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन, धूल में वृद्धि, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये बताना भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है ये हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। अगर हम वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। लावा और मैग्मा दोनों में गैस होती है, कौन सा सही है ये बताना है। तो लावा और मैग्मा दोनों में गैस नहीं होती है, ना तो लावा में गैस होती है और ना ही मैग्मा में, ऐसा भी नहीं है। जो मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं, ये इसका राइट आंसर है। जो मैग्मा होता है, जब मैग्मा बाहर निकलता है, जब बाहर निकलता है तो कुछ गैस निकलती है, और जब वो लावा अर्थात फैल जाता है, लावा जो आपका पिघला हुआ रहता है वो लावा होता है, तो लावा में कोई गैस नहीं होती, लावा में गैस नहीं होती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? जो देश की आर्थिक प्रगति है उसका निर्धारण जो है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पर कैपिटल इनकम, पर कैप्चा इनकम, कैपिटल इनकम जो होती है इसी के आधार पर जो है पता किया जाता है। यही आधार होते हैं कि जो है आर्थिक प्रगति का निर्धारण कैसे हो रहा है, इसी के द्वारा पर कैपिटल इनकम के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 124, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां नदी की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई अधिक हो, नदी का प्रवाह तेज हो। तो बेसिक चीज है, जहां पर भी नदी की प्रवाह सबसे तेज होगा वहां पे नदी का अपरदन बहुत तेज होगा। 125 नंबर क्वेश्चन, जनांक की अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में
किया गया है। तो ये है विलंबित विलंबित विस्तारशील चरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलंबित विस्तारशील चरण में आपका जनसंख्या चक्र का वर्गीकरण किया गया है। 126 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जब कोई शिलाखंड जो होता है उसको दबाव या कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उनको हम कहते हैं आपके अवसादी सेल। अवसादी सेल के उदाहरण होते हैं ये। नेक्स्ट है आपको 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो वो होते हैं आपके जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार होते हैं वे उनके जो पत्ते होते हैं उनके पत्ते गिरने का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। और यहाँ पर जो बारिश होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के पास, यहाँ पर 175 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती रहती है, इसके बीच में बारिश होती है। इस वजह से यहाँ पे जो वनों की पत्तियां वो गिरती रहती हैं और जो है आपको होता रहता, यहाँ पे जो पत्तियां भी गिरती रहती हैं और हमेशा ये सदाबहार भी बने रहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना की बात करें, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एलपीजी गैस के वितरण से एकदम सही, यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके 1 मई 2016, अगर इसकी बात करें कब शुरुआत हुई है तो 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। बलिया यूपी से इसका शुरुआत किया गया था जो उज्ज्वला योजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है? तो ऐसी कृषि जो है आपकी ये कहलाती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग और अधिक उत्पादकता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित पर विचार करें, बाघ अभ्यारण्य और राज्य, कौन सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो इसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, यही है। और सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क, तो बांधवगढ़ जो है आपका ये स्थित है राजस्थान में। सरिस्का की बात करेंगे तो सरिस्का जो नेशनल पार्क है, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और सरिस्का की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। पेरियार आपका केरल में स्थित है। तो इनमें बताना है कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। तो सही ढंग से मेल खाने वाले कौन थे? 1, 2 और 5। 1, 2, 5 इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे बांधवगढ़ है ना, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ये ऊपर नीचे कर दिया है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च अर्थात कानून निर्माण संस्था कौन सी है? राष्ट्रपालिका, न्यायपालिका, संसद, उपयुक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो संसद इसके कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता या रणनीति आती है? तो समुदाय, एसोसिएशन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, फिर होगा इसका कानूनी अधिकार, सामान्य विधि के रूप में से मजदूर संघ का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका आ जाएगा समुदाय। जो एसोसिएशन संघ होता है समुदाय, तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, ये इसके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप 133 नंबर, आधुनिक लोकतंत्रों में
राजनीतिक शक्ति वितरित की जाती है। सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूप ले सकती है। भारत के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। ये है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति के वितरण की व्यवस्था, दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था। इसके बाद है आपका जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था, या जो है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका विभिन्न धार्मिक समुदाय जो होते हैं उनके बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। यही आधुनिक जो लोकतंत्र है उसमें सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूप से ले सकती है, जैसे धार्मिक बंटवारा हो गया, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी 19 को चुना गया। 26 जनवरी 1950 को चुना गया क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया। अच्छा 26 जनवरी बोल रहे हैं, 26 जनवरी बस की बात की गई है। तो उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। यही इसका राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 135। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 51 का में जो है मूल कर्तव्य आपके देखने को मिलते हैं। मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और ये किससे जोड़े गए थे? तो ये शोर सिंह समिति, शोर सिंह समिति जो है इसकी सिफारिश पर, शोर सिंह की समिति की सिफारिश पर जो है इसको जोड़े गए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 136। जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के विवेक का सही उपयोग बताता है, यह बताना है। राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, एकदम सही। राष्ट्रपति ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत का समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का समर्थन साबित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। यह उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक कोई नहीं, ये बताना है। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है जब किसी को भी बहुमत ना मिला हो तब की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 जो है 100 आपका अब आ जाएगा 138 नंबर क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे वरिष्ठता के आधार पर यहाँ पे संभव नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, एक्चुअली क्वेश्चन समझ नहीं पाए। जैसे इसमें आपका पूछ रहा है ना कि जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति की नियुक्ति अपने विवेक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के विवेक का सही उपयोग बताता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, ये तो सही है, पर यह तब की स्थिति में जब उसको क्या मिल जाए, बहुमत मिल जाए। ये अर्थात ये गलत है। यहाँ पे राष्ट्रपति ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत का समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का समर्थन साबित कर सकता है, एकदम सही। वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री घोषित करेगा जो उसको बाद में बहुमत साबित करके देगा। यही इसका राइट आंसर है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 137। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? यह भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। इनमें से क्या बताना, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है ये बताना है। ये है आपको 2, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ये पहला, इसमें दूसरा ऑप्शन सही। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन के जो अधिक, ये सही नहीं है, इसमें 552 है, ये तो सही है ही नहीं। इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है और ये भी सही नहीं है। इसका यही पहला ऑप्शन सही है, भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है जैसे राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्मक संघ। तो ये है आपका राज्यों का संघ, एकदम सही है, आर्टिकल फर्स्ट में दिया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, एकदम सही, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 140। निम्नलिखित में से कौन से दो कथन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन की सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं? पंचायती राज ने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उपस्थिति को बढ़ाया है। दूसरा है, राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थानों को महत्वपूर्ण शक्तियां हस्तांतरित की हैं। पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं। पंचायती राज ने हमारे देश में लोकतंत्र को गहरा करने में मदद की है। AB, BMC, CMD, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, ये बताना है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन होने वाला है वो है राज्य सरकार जो है उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण शक्तियां हस्तांतरित की है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बताना है कौन सा पेश नहीं कर रहे हैं, ये बताना है। तो कौन सी तस्वीर पेश नहीं कर रहे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य सरकारों ने जो पंचायती राज संस्थाओं उनको महत्वपूर्ण शक्तियां हस्तांतरित की हैं, ऐसा तो इसमें प्रावधान नहीं है, यही इसका राइट आंसर है। बाकी पंचायती राज ने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को उपस्थिति को बढ़ाया है, ये सही है, और इसके सभी ऑप्शन सही हैं। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 140 नंबर। निम्नलिखित में से कौन दो कथन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं, ये बताना है। पंचायती राज में भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उपस्थिति को बढ़ाया, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण शक्तियां हस्तांतरित की हैं, ये भी गलत है। पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त साधन दिए गए हैं, एकदम सही। और पंचायती राज ने हमारे देश में लोकतंत्र को गहरा करने की मदद की है, ये भी सही है। इसके ऑप्शन जो है A और B, यही इसका राइट आंसर, यही आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 141 नंबर। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ये बताना है आपको। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। इसके बाद निर्वाचनों में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये भी नहीं है। मतलब इसमें कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। उप मुखिया के निर्वाचन में मुख्य मतदाता नहीं होगा, तो उप मुखिया के निर्वाचन में मुख्य मतदाता नहीं होगा, ये गलत है। उप मुखिया के मत जो निर्वाचन है उसमें मतदाता भी मुखिया होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा करता है, वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं। 1 ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार। इसके बाद ये समवर्ती सूची में शामिल है, ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, ये आपके जो है समवर्ती सूची में शामिल है। अच्छा, इसमें ये बताना है, अभी ये यहाँ पे ये गलत कैसे हो जाएगा, ये बताना। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, जनगणना, रेलवे और अंतरिक्ष अनुसंधान, जनसंख्या नियंत्रण एवं श्रम कल्याण और जंगली जानवरों का संरक्षण। और इसका जो है नेक्स्ट है वो A और B, AMC, AMD, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार, ये आपका समवर्ती में शामिल है। इसके बाद विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, ये आपका जो है केंद्र सूची में शामिल है, तो ये नहीं होगा। और इसका जो है
जनगणना रेलवे ये भी नहीं है, ये राज्य सूची में है। इसके बाद जो है आपका जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण और जंगली जानवरों का संरक्षण, ये भी शामिल है। तो इसका ए और डी, इसका राइट आंसर ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 144, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन, मिनी संविधान संशोधन के द्वारा जाना जाता है, जो इससे 1976 में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के सचिव के लिए सही नहीं है? ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 146 नंबर, अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? अध्यक्ष के न होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ये इसका जो है अल्पकालीन सदस्य का मेन कार्य होता है, यही आपका राइट आंसर है। अध्यक्ष के चुने जाने की संभावना न होने पर ऐसा कुछ नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर आपका है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का जो संविधान है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाज के सभी वर्गों के लोगों के द्वारा प्रतिनिधि संविधान सभा, भारत की जनता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार भारत की जनता, जो भारत के संविधान में जो भारत का संविधान का प्राधिकार है वो मुख्य स्रोत भारत की जनता है, क्योंकि भारत का जो है संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। आप प्रस्तावना पढ़े होंगे, उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक लोकतंत्रात्मक संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं, ऐसा जो है प्रस्तावना में वर्णित है। इसलिए इसका जो राइट आंसर भारत की जनता हो जाएगा। 148 नंबर है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। यह जो है आपका ब्रिटिश राजतंत्रीय प्रणाली के स्थान पर भारत में एक गणतंत्रीय प्रणाली है, यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोनों प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं। दोनों देशों में प्रधानमंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश राजतंत्रीय प्रणाली के स्थान पर भारत में एक गणतंत्रीय राजतंत्र प्रणाली है, जिसका जो है इलेक्शन होता है, और जब इलेक्शन होगा तो वो गणतंत्र कहा जाएगा। यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता उसे राजतंत्र बोलते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो निर्वाचन आयोग को जो कार्यक्षेत्र में नहीं आता है वो है आपका भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, यही इसका निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? धार्मिक उपासना पूजा की अनुमति नहीं है, ये गलत है। धर्मों का संरक्षण राज्य द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है, अर्थात जो धर्म होते हैं वो नागरिकों के उनके पर्सनल मैटर हो जाते हैं और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष राज्य। और जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस शब्द को धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात करेंगे। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। आपको याद रखना है 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और क्लास कैसी लगी बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपसे जितना जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा आपसे जुड़ते जाएंगे और सभी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे, और आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और आपकी जितने भी एग्जाम में सफलताएं हैं उनको प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो अगेन लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।